जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरा इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और इस क्लास में हम सीडीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर रहे हैं साथियों, जिसका नाम है ईएल थर्नडाइक का सिद्धांत। तो इस क्लास में हम थर्नडाइक के सिद्धांतों को बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपका सीटेट का एग्जाम हो या फिर आप कोई टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साथियों, तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा क्लास नोट्स पर आधारित है, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम यहाँ पे नजर डालते हैं साथियों, थर्नडाइक महोदय के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है, वो सिद्धांत क्या कहता है और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों थर्नडाइक महोदय की, सो थर्नडाइक महोदय जो है एक वैज्ञानिक थे जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जो कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने सोचा था कि वे सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दी जाए तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और वह जब जब अनुक्रिया को दोहराएगा तो उस अनुक्रिया के दौरान वो बार बार या कुछ ना कुछ तो सीखेगा। ये सिद्धांत जो है किसका था? थर्नडाइक महोदय का था। इसको मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि थर्नडाइक महोदय ने जो सिद्धांत दिया, इन्होंने एक सिद्धांत देने का प्रयास किया था, वो था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि आपको डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि थर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है। सो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको याद रखना है कि थर्नडाइक महोदय ने दिया था। ठीक है भाई, इसके बाद में इन्होंने क्या कहा था कि वे सोचते थे कि किसी की उत्तेजना यदि बढ़ा दी जाए तो उसके प्रति वह अनुक्रिया करेगा, और अनुक्रिया के प्रति वो बार बार यदि बार बार दोहराता है तो उस दोहराव के कारण वो कुछ ना कुछ तो सीखता है। ठीक है, ये मानना थर्नडाइक महोदय का था, और इसी को लेकर इन्होंने एक प्रयोग भी किया जो कि बिल्ली के ऊपर में किया है। उससे भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, सो इन्होंने एक प्रयोग किया साथियों, और इनके द्वारा बताया गया कि थर्नडाइक ने एक पिंजरे में एक जो भूखी बिल्ली को इन्होंने बांध दिया, और बाहर एक मछली रख दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक मछली रखा हुआ है और यहाँ पिंजरे में बिल्ली को बांध दिया गया, और बिल्ली कैसी है? भूखी है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे मछली रख दी थी और पिंजरे में एक लीवर भी रख दिया था, जो कि जैसे ही उसका पैर उस लीवर पे पड़ता, वो जो गेट है वो कैसे हो जाता था? खुल जाता था, है ना। तो यही यहाँ पे कहा गया, लीवर रख दिया गया था जिस पर पैर पड़ते ही वह खुल जाता था, और बिल्ली भूख के मारे चटपटाती थी और इधर उधर घूमती थी। ठीक है, और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता तो वह गेट खुल जाता था, और जो है बिल्ली अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती थी। यही दोहराव बार बार होता गया, और जिससे कि यहाँ पे हुआ क्या कि बिल्ली को ऐसा लगने लग गया कि यहाँ पे पैर पड़ने से गेट खुल जाती है और उसका भूख शांत हो जाता है। तो वो जब भी अब इतना वेट नहीं करती थी अब, क्योंकि उसको पता हो गया था, क्योंकि वो बार बार दोहरा रहा था। दोहराने के कारण उससे क्या एहसास हो गया कि यहाँ पे पैर पड़ते ही गेट खुल जाती है। ठीक है, जब वो गेट खुलती है तो उसका कहीं ना कहीं भूख शांत हो जाता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या हुआ, बिल्ली बिल्ली ने यहाँ पे सीख लिया है कि इस लीवर के ऊपर पैर पड़ने से गेट खुल जाता है, और यही प्रयोग के द्वारा इन्होंने सिखाने का प्रयास किया। और ये कहते हैं कि यह प्रयोग यह बताता है कि जब भी हम प्रयास करते हैं या जब भी हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होगी, है ना। प्रयास करेंगे तो त्रुटियां तो होगी, लेकिन अंत में हमें अपने लक्ष्य तक लेकिन हम अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, जैसे कि बिल्ली अपने भूख को मिटाने के लिए जो है फड़फड़ा रही थी, लेकिन उसका पैर अचानक एक लीवर पर पड़ा, जिससे कि गेट खुला, और फिर इसने मछली को खा लिया था। इसके बाद में पुनः फिर इसको बंद कर दिया गया, फिर ऐसे ही हुआ, और ये प्रक्रिया बार बार होने के कारण इसको एहसास हो गया कि यहाँ पे पैर पड़ते ही लीवर खुल जाता है ना। तो इसी प्रकार क्या होता है, इन्होंने यहाँ पे समझाया था कि जब भी हम प्रयास करते हैं तो त्रुटियां तो होती है, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे इस सिद्धांत में बताया गया, और इसी के आधार पर इन्होंने दो अलग नियम दिए हैं, जिन्हें कहा जाता है मुख्य नियम और गौण नियम। ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सो मुख्य नियम के अंतर्गत, सॉरी प्राथमिक नियम या मुख्य नियम को प्राथमिक नियम भी बोला जाता है। अब इसमें पहला जो मुख्य नियम है, इसमें इन्होंने क्या कहा था, पहला जो अभ्यास इन्होंने दिया था, सॉरी नियम दिया था, वो दिया था अभ्यास का नियम। यानी कि ये कहते हैं कि यह नियम यह बताता है कि किसी काम का जब हम जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ही ज्यादा हम सीखेंगे। ठीक है, तो थर्नडाइक महोदय कहते हैं कि भाई जितना ज्यादा हम प्रयास करते हैं, जितना ज्यादा हम काम करते हैं, उतना ही ज्यादा हम सीखेंगे। ये मानना किसका था? थर्नडाइक महोदय का था। और इन्होंने पहला जो मुख्य नियम के आधार पर अभ्यास का नियम इसी आधार पर इन्होंने यहाँ पे दिया है। सेकंड जो नियम जो है थर्नडाइक महोदय देते हैं कि तत्परता का नियम। अब इसमें क्या होता है कि यह नियम यह बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम कितने तत्पर है, कितना ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, उतने ही जल्दी हम सीखेंगे। ठीक है, तो सेकंड जो नियम इन्होंने दिया है वो दिया है तत्परता का नियम।
थर्ड जो नियम इन्होंने दिया है वो दिया है साथियों प्रभाव का नियम, यानी कि इस यह नियम यह बताता है कि यदि यदि सीखना संतोषजनक है तो सीखना तीव्र होता है, ठीक है भाई। यदि सीखना असंतोषजनक हो तो उसे सीखा नहीं जा सकता है। तो थंडाइक महोदय ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है, यानी कि कोई बालक यदि सीखता है, यानी कि वो अंदर से सीखना चाहता है तो अच्छी बात है, वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं सीखता है तो फिर वहां पे सीखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसके लिए फिर जो है अपने पेरेंट्स को या फिर टीचर को उनको पुरस्कार या फिर दंड के माध्यम से उनको सिखाएंगे, है ना। तो ये नियम में यही यहाँ पे कहा गया है। सो मैं आपको पुनः से रिपीट कर दूं जो कि थंडाइक महोदय ने दो नियम दिया था, जिसमें गौण नियम और मुख्य नियम। सो मुख्य नियम के अंतर्गत मैंने तीन यहाँ पे नियम बताया, जिसमें कि इन्होंने पहला दिया था अभ्यास का नियम, यानी कि ये बताते हैं कि किसी भी काम को जितना ज्यादा प्रयास करते हैं अभ्यास करेंगे उतना ही जल्दी सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक जो बच्ची है वो बार बार किसी कार्य को यदि प्रयास करती है तो कहते हैं कि वो उस काम को जल्दी सीखेगी। नेक्स्ट अगला इन्होंने बताया कि तत्परता का नियम। यह नियम बताता है कि भाई किसी भी काम को करने के लिए हम कितने तत्पर है, कितने ईमानदारी के साथ में उस काम को कर रहे हैं तो उतने ही जल्दी उस कार्य को सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और थर्ड जो नियम इन्होंने दिया था प्रभाव का नियम, यानी कि ये प्रभाव का नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक है तो उसे सीख यानी कि उसे तीव्र गति से सीखा जा सकता है, लेकिन यदि असंतोषजनक है तो उसे सीखना थोड़ा मुश्किल होगा। और इसके लिए इन्होंने थंडाइक महोदय ने एक पुरस्कार और दंड का नियम के महत्व को यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो ये तीनों जो नियम है मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं, उनको आपको याद रखना है। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको गौण नियम की ओर। सो गौण नियम में इन्होंने जो सेकंड जो लेवल का जो नियम इन्होंने बताया था वो क्या है साथियों। सो पहला जो नियम इन्होंने बताया था गौण नियम के अंतर्गत बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया के नियम के आधार पर उन्होंने बताया था कि इस नियम के अनुसार जब हम नया कार्य को सीखते समय अनेक प्रक्रिया एवं प्रयास करते हैं, ठीक है भाई, तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि हमें मालूम होती है। जी हाँ, सो इन्होंने बहुत अच्छा से स्पष्ट यहाँ पे किया है कि जब भी हम कोई कार्य को सीखते हैं या कोई कार्य को करते हैं उस प्रक्रिया के दौरान हमें बहुत सारे प्रयास करना होता है, बहुत सारे अलग अलग चीजों को ट्राई करना होता है। उसी दौरान या उस ट्राई करने से हमें होता है क्या कि बहुत सारी चीजों का जो है हमें पता चलता है और उसी आधार पर हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। ये कहना है गौण नियम के आधार पर थंडाइक महोदय का, ठीक है। नेक्स्ट नियम इन्होंने बताया है आंशिक क्रिया का नियम। सो बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या बताया, मैं पुनः फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इसमें क्या होता है जब भी हम कोई नया कार्य सीखते हैं तो उस दौरान हमें बहुत सारे अलग अलग प्रयास करना पड़ता है और उसी प्रयास से हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला इन्होंने दिया है आंशिक क्रिया का नियम। तो यह नियम क्या बताता है हमें कि यह पूरा कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके यदि हम करते तो उस काम को शीघ्र ही या सरलता से हम कर सकते हैं, ठीक है। आंशिकता से ही आपको समझना है कि छोटे छोटे भागों में यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में आपको जो है उस काम को करना है। जैसे आपको कोई एक चैप्टर दे दिया गया है और उस चैप्टर में आपको ये देखना है कि मैं पहले इतना पार्ट पढ़ लेता हूँ, फिर इतना पार्ट पढ़ लेता हूँ, फिर इतना पार्ट पढ़ लेता हूँ। तो इस प्रकार से यदि आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही शीघ्र और सरलता के साथ में उस चैप्टर को आप बहुत अच्छा से अध्ययन कर पाओगे, ठीक है। सो इस नियम में यही जो है बताया गया है। नेक्स्ट और थर्ड नियम इन्होंने बताया है आत्मीकरण का नियम। सो आत्मीकरण का नियम में क्या बताया थंडाइक महोदय ने कि इन्होंने बताया कि इसके अनुसार हम नवीन ज्ञान को क्या करते हैं, हम पुराने ज्ञान के साथ में जोड़ते हैं, इससे स्थायी बना लेते हैं या इससे अधिगम में अधिक सुगम और सरल भी बनाया जा सकता है इस नियम के आधार पे। जैसा मैंने एक इमेज यहाँ पे लिया है क्या कि एक कोई बालक है या कोई व्यक्ति है, यदि वो साइकिल चलाना सीखा है ना, तो उसे बाइक चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन कम होगी क्योंकि उसे साइकिल चलाना आता है ना। तो यहाँ पे इस नियम में यही कहा गया है कि आपने जो पहले नियम सीखा है उसी आधार पर आप कोई नया नियम सीखोगे तो उस आधार पर पहले जो नियम आपने सीखा है उसी नियम का भी यदि आप नए नियम में अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं वहां सीखने के लिए आपको बहुत आसानी होगी, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। यदि आपने साइकिल को अच्छा से चलाया होगा तो आपको बाइक चलाने में दिक्कत नहीं होगी। बाइक चलाते चलाते आप एक दिन ऐसे चलाओगे कि इस प्रकार से बहुत ही जबरदस्त चलाना सीख जाओगे, है ना। तो ये आपको याद रखना है। पुनः फिर बता दूं कि गौण नियम में 3 नियम बताया थंडाइक महोदय ने। पहला बहु प्रतिक्रिया का नियम, सेकंड
आंशिक क्रिया का नियम और आत्मीकरण का नियम। तीनों नियम ऐसे हैं, बस आपको इनके पॉइंट याद रखना है। जैसे बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि इसमें बहुत सारे प्रयास हम करते हैं, उसके आधार पर क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीजें हमें पता हो जाती है। नेक्स्ट अगला इन्होंने बताया आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि किसी भी कार्य को यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर यदि हम करते हैं तो कहीं ना कहीं उस कार्य को बहुत ही शीघ्र एवं सरल तरीके से कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट बताया कि आत्मीकरण का नियम, यानी कि हम यदि पहले किसी काम के बारे में जानते थे या कुछ हमने सीखा है और उसी फील्ड में कोई नया कार्य यदि हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस कार्य को बहुत ही शीघ्र तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो नियम इसमें एड है, फोर्थ नियम मनोवृत्ति यानी कि अभिवृत्ति का नियम। जो है अभिवृत्ति का नियम के आधार पर इन्होंने यहाँ पे बताया साथियों कि ये बताते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग होगी उतना ही ज्यादा हम उस कार्य को सीखेंगे। अगर अभिवृत्ति कमी हुई है तो उस काम को कम सीखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं पुनः फिर से रिपीट कर देता हूं कि मनोवृत्ति या अभिवृत्ति के नियम के आधार पर ये कहते हैं कि यदि हमारी यदि हम किसी कार्य को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज्यादा हम उस कार्य को सीखेंगे। यदि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी नहीं है, कम है, तो हम कह सकते हैं कि उस कार्य को हम उतना अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। ठीक भाई, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों 5वें नंबर पे, जो कि सहचर्य का नियम। यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन सीटेट खासकर क्वेश्चन ऐसे बनाता है साथियों कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम किसने दिया था? थर्नडाइक महोदय ने दिया था। और थर्नडाइक महोदय के आधार पर अभिवृत्ति नियम में क्या कहा गया है? आपको याद रखना है भैया कि अभिवृत्ति नियम में यह नियम क्या बताता है हमें कि जब भी हम किसी कार्य को कर रहे हैं और यदि हम पॉजिटिव रूप में सोच रहे हैं तो उस कार्य को हम बहुत अच्छा से और बहुत जल्दी से सीख पाएंगे। लेकिन हमारी अभिवृत्ति में कमी है, हम उसे अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं अभिवृत्ति, तो कहीं ना कहीं हम उस कार्य को बहुत जल्दी या अच्छा से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सहचर्य का नियम। और सहचर्य का नियम में आपको याद रखना है कि इस अभिप्रेरणा में पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, इसको मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ कि इस नियम में क्या बताया गया है कि हमने जो पहले कार्य किया है उस कार्य यानी किया है और अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार जो है हमें उस कार्य को करना चाहिए, जिससे कि हम उस कार्य को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे और इसका जो है बहुत सारे लोगों ने इसमें कमियां भी निकाला है और इसमें क्या कमियां निकाला है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं साथियों। तो इसमें बताया गया है कि बच्चों के इरोर यानी कि कमजोरी, बच्चों के इरोर करने यानी कि गलती करने के प्रोसेस का एक पार्ट इससे माना जाता है, क्योंकि बालक जब तक जितनी गलती करेगा उतना ही यहाँ पे सीखेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों कि ये बच्चों की थिंकिंग को समझ में एक करता है, एक पॉजिटिव थिंकिंग के रूप में एक रिसोर्स का एक काम करती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स की इरोर संकेत को क्या करती है, संकेत करती है ना। तो ये एक अभ्यास के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो थ्योरी जो थर्नडाइक महोदय ने दिया है वो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, सो यही एक थर्नडाइक महोदय के द्वारा पूरा पॉइंट्स के साथ मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल से यहाँ बताने का प्रयास किया और एक एक पॉइंट को आपने बहुत ही अच्छे से देखा होगा। इसको हम थोड़ा स्पीड से पुनः फिर से रिविजन कर लेते हैं। थर्नडाइक महोदय ने किस आधार पर जो है सिद्धांत दिया है, सिद्धांत दिया है जो है प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर। जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया पूरे प्रयास और त्रुटि पर ही आधारित है और इनका मानना था कि अगर हम किसी में इतनी उत्तेजना दी जाए या इतनी जो है उत्तेजना बढ़ा दी जाए जिससे कि वो उस कार्य को बार बार करेगा और जब वो उस कार्य को बार बार करेगा तो उस कार्य के प्रति उस कार्य के बारे में वो कुछ ना कुछ तो सीखेगा, है ना। ये इनका मानना था और इसी आधार पर इन्होंने अलग अलग प्रयोग किए और अलग अलग नियम दिए हैं। तो इससे जो नियम प्रयोग यहाँ पे किया था बिल्ली के ऊपर में और इन्होंने एक बिल्ली को एक पिंजरे में बांध दिया था और वो बिल्ली जो है भूखी थी और इस पिंजरे में एक लीवर रख दिया था जिससे कि जब भी उस लीवर के ऊपर में पैर पड़ती थी या कुछ भी उसके ऊपर में पड़ता था तो वो ऑटोमेटिक खुल जाता था। ठीक है भाई, और इसी पिंजरे के सामने एक जो है मछली रख दिया गया था। सो जब बिल्ली को बहुत ज्यादा भूख लगती है तो वो बिल्ली इधर उधर फड़फड़ाने लगती है और फड़फड़ाते हुए अचानक उसकी जो पैर है उसी लीवर पर पड़ती है जिससे कि वो गेट खुल जाता है और बिल्ली जो है अपनी भूख को मिटा देती है, मछली को खा लेती है। इसी प्रकार से पुनः फिर उसको बंद किया जाता है, फिर ऐसे ही इधर उधर फड़फड़ाती है, इसके बाद में फिर उसका पैर पड़ता है और फिर अपनी भूख को जो है शांत कर लेती है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराती है जिससे बिल्ली को भी पता हो गया कि जब भी यहाँ पे पैर पड़ता है
तो ये लीवर जो है खुल जाता है, ये दरवाजा खुल जाता है। तो अब बिल्ली धीरे धीरे, क्या बिल्ली को पता हो गया, तो बिल्ली जो है अब फड़फड़ाना बंद कर दिया। बिल्ली को जब भी भूख लगती वो क्या करती थी, उस लीवर को दबा देती थी। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, बिल्ली बार बार प्रयास करने से बिल्ली को पता हो गया है ना। तो यही प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और इस प्रयोग में जो है यही प्रयास किया गया है। और इन्होंने स्पष्ट यहाँ पे कहा कि जब भी हम प्रयास करेंगे, और प्रयास करेंगे तो त्रुटियां तो होगी, लेकिन उन त्रुटियों के कारण अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं, या हम कुछ सीख ही जाते, कुछ नहीं बहुत कुछ सीख जाते हैं। ये जो यहाँ पे उन्होंने संकेत दिया है। और इसी आधार पर दो नियम थर्डाइक महोदय ने दिया था, पहला गौड़ नियम और सेकंड जो है मुख्य नियम और गौड़ नियम, दो नियम दिया था, है ना। तो प्राथमिक नियम जिसे मुख्य नियम भी कहा जाता है, इस नियम में 3 प्रकार के नियम इन्होंने बताया था। पहला अभ्यास का नियम, जो कि इन्होंने कहा था कि किसी कार्य को हम बार, यानी कि किसी भी काम पे यदि हम जितना ज्यादा हम प्रयास करते हैं उतने ही ज्यादा हम सीखते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया था कि तत्परता का नियम, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए हम कितने तत्पर है उतने ही जल्दी हम सीखेंगे। थर्ड जो पॉइंट बताया था इन्होंने कि प्रभाव का नियम, यानी कि नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक है तो हम बहुत ही जल्दी सीख पाएंगे, लेकिन सीखना यदि असंतोषजनक है, यानी कि यदि सीखना असंतोषजनक है, तो उस दौरान जो है सीखना थोड़ा मुश्किल यहाँ पे होगा। और इसके लिए थंडाइक महोदय ने नियम में पुरस्कार और दंड को भी महत्व दिया है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला गौड़ नियम में जो है 5 नियम इन्होंने दिया है। और 5 नियम को मैंने बताया था कि पहला जो नियम इन्होंने दिया था बहु प्रतिक्रिया का नियम, जिसमें ये कहते हैं कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत सारे प्रयास करने होते हैं। उसी दौरान क्या होता है कि हम उस कार्य के प्रति बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। इन्होंने यही कहा है कि बहुत सारे कार्यों की सही विधि हमें मालूम होती है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कि आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि इसके अनुसार ये कहते हैं कि किसी भी कार्य को यदि हम छोटे छोटे भागों में, अलग अलग टुकड़ों में करके बांट के करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस कार्य को बहुत ही अच्छा से कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट दिया था आत्मीकरण का नियम। तो इस नियम के आधार पर उन्होंने कहा है कि कोई भी नया नियम यदि हम करते हैं तो उसको हम पुराने नियम के साथ में यदि जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उस कार्य को हम बहुत ही अच्छा से कर पाते हैं। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है कि यदि किसी को साइकिल चलाते आता है तो उसे बाइक चलाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसने कभी साइकिल चलाया ही नहीं और वो डायरेक्ट बाइक चलाने का सोचेगा तो कहीं ना कहीं उसको काफी परेशानी होगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला जो है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम इन्होंने दिया था। और ये कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही अच्छा से हम उस कार्य को सीखेंगे, लेकिन अभिवृत्ति में कमी होती है तो उस काम को सीखना भी कम होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट अगला साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम में ये बताते हैं कि यह नियम जो है एक ऐसी प्रक्रिया पर है जो कि पहले की गई कार्य के बारे में यदि आपको पता है तो उसी कार्य के आधार पर जो नए कार्य होंगे उस या अन्य परिस्थिति में भी आपको वही प्रक्रिया को दोहराना होगा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में जो है कुछ इरोर्स भी है जो कि मैंने आपको बताया था। पहला जो इरोर्स जो है कि बच्चों के इरोर यानी कि गलती सुधरते हैं, जिससे कि बालकों को सीखने में यहाँ पे बहुत अच्छा हेल्प मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चों के इरोर उनके सीखने के प्रोसेस का एक क्या है, पार्ट या एक भाग है, ठीक है। और ये बच्चों की थिंकिंग को समझने का एक जो है रिसोर्स का काम करती है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। और इस क्लास में मैंने थंडाइक का जो पूरा जो टॉपिक था उसको मैंने पूरे डिटेल से आप लोगों को बताने का प्रयास किया। और इस वीडियो का पूरा जो पीडीएफ है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। सो पीडीएफ को भी आप डाउनलोड करके पुनः फिर से अपडेट कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे क्लासेस आपको इसी चैनल में अपलोड किए गए, सो आप वहां जाके डाउनलोड करके पुनः फिर से रीड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। और आप सभी को बता दूं साथियों पुनः फिर से कि ये पूरा जो क्लासेस है नोट्स पर आधारित है, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। सो अपनी तैयारी को बेहतर करते हुए इन नोट्सों को आप एक बार जरूर पढ़ के देखिए साथियों, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक जय हिंद।